Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. So I hope that you all are doing well and also learning with all about NCERT. तो कल हमने जो था यहाँ तक पढ़ लिया था, लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इधर से, क्योंकि उस दिन जो थी एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, तो हम लोग अपना जो सेशन था उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और हम लोग वहीं पे वो रोकना पड़ा था। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है व्हाट इज़ अ फ्यूल। सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि फ्यूल क्या होता है। ठीक है, पहले यहाँ पे पढ़ लो। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेटलिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे यूज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो क्या ब्लो करते हैं, वो आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम ब्लो करते हैं, ताकि क्या हो अच्छी तरह से जो कोल्ड है उसको मेटलिक कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, वाई डू दे यूज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। तो ये क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट्स आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आजकल दो में जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें मैंने देखा कि मेरे कमेंट ऑन नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँगी, जो पार्ट 1 जो कंबशन फ्लेम का था उसमें कमेंट्स ऑन थे, तो वाले में आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर इस वाले वीडियो में भी कमेंट ऑफ होंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमें भी नहीं पता कि क्यों कमेंट ऑन ऑफ हो जा रहे हैं, वरना हम लोग तो अपनी तरफ से कमेंट ऑन ही कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें दिया टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम चलते हैं 4.6 व्हाट इज़ अ फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल होता क्या है। फ्यूल के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं भाई। फ्यूल कंबशन होता है, वो करता है। नहीं भाई, फ्यूल है क्या जो कंबशन का इतना ज़्यादा एक्टिव मोस्ट पार्ट है। रिकल द सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज are mainly made of wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. Right? तो these substances are called fuels. ये substances होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, fuels कहते हैं। A good fuel is one which readily available. अच्छा फ्यूल वही होता है जो फट से अवेलेबल है, यानी कि हमें मिल रहा है। इट इज़ चीप, इट बर्न्स ईजिली इन द एयर एट द मॉडरेट रेट, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एवरी अंडर डिज़ायरेबल सब्सटेंस। वो कोई भी सब्सटेंस को लेफ्ट नहीं करता है। अब देखो, देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। कोई भी ऐसा फ्यूल, हम लोग किसी को भी ऐसा फ्यूल नहीं कह सकते कि भाई ये सबसे अच्छा फ्यूल है। राइट, वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्टिकुलर यूज़। हमें एक ऐसा फ्यूल चूज़ करना चाहिए जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। ठीक है, fuels different from their cost. some fuel are cheaper than others. कोई फ्यूल जो होते हैं वो दूसरे वाले फ्यूल से सस्ते होते हैं या उससे महंगे होते हैं। जैसे अगर आप पेट्रोल की बात करो तो पेट्रोल डीजल से महंगा होता है। पेट्रोल जो है डीजल से सस्ता होता है और जो डीजल होता है वो पेट्रोल से महंगा होता है। तो फ्यूल की अलग अलग कॉस्ट भी होती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ये सारे फ्यूल्स को ग्रुप करना है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, फ्यूल इफिशियंसी। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग। मान लो कि आपको बोला गया है कि आपको एक जितनी क्वांटिटी वाटर की दी है उसको बॉईल करना है यूजिंग काउ डंग। काउ डंग भी क्या है, आपका एक प्रकार का फ्यूल ही है। राइट, तो यहाँ पे देखो, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रेफर। तो यहाँ पे आपको 3 फ्यूल दिए गए हैं, काउ डंग भी, कोल भी और एलपीजी भी। तो आपको क्या कहते हैं, वाटर को बॉईल करना है इनमें से एक फ्यूल को यूज़ करके। आप कौन सा फ्यूल लोगे, काउ डंग लोगे, कोल लोगे या एलपीजी लोगे। आपको जो फ्यूल लेना है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और अपना रीज़न भी देना कि भाई आपने वही फ्यूल क्यों चुना, वही आपका इतना फेवरेट क्यों बन गया। राइट, तो अब यहाँ पे देखो, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स।
आप इसको चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या जो 3 फ्यूल है, एलपीजी, कोल और काओ डंग, क्या ये सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे या इनका हीट में जो डिफरेंस होंगे? तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा काओ डंग होता है वो यूजुअली पहले से गाँव में यूज़ किया जाता था, ऑब्वियसली थोड़ी कम हीट प्रोड्यूस करेगा, राइट। कोल जो है हमारा हीट प्रोड्यूस करेगा लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करेगा जितना एज़ कम्पेयर टू एलपीजी, जो कि होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमने मतलब 5th चैप्टर जो था क्लास 8th का कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें पढ़ा था कि जो एलपीजी और सीएनजी होती है उनके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब हमें पता चल रहा है कि भाई ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको फ्यूल दिया है, टाइप्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्स कोल, लिक्विड फ्यूल्स केरोसिन ऑयल और गैसियस नेचुरल गैस। तब यहाँ पे देखो आप सॉलिड फ्यूल में और क्या लिख सकते हो, कोक लिख सकते हो, है ना। और क्या कोक, अगर आपको कोक ही लिख लो, वैसे कोक भी कोल का ही फॉर्म में दिया, वैसे सॉलिड फ्यूल वो भी है, या आप वुड भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे लिक्विड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल क्या होता है, कैरोसिन ऑयल है हमारे पास, पेट्रोल है, डीजल है, राइट। गैसियस फ्यूल में नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये सब हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड केजॉल्यूल पर केजी, विच इज केजी और केजे और केजी, ओके। तो अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 4.4। तो अब ये टेबल 4.4 पढ़ते हैं। तो काओ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, यानी कि पर 1 kg में जब पूरा कंबशन होता है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पर 1 kg में डियर स्टूडेंट जो फ्यूल है आपने यूज़ करा है, कंप्लीट कंबशन रहा है, वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ है उस फ्यूल को कंबशन जब हो रहा है उस समय। तो अमाउंट, अब यहाँ पे हमें दिया है काओ डंग, तो काओ डंग में कितना प्रोड्यूस हुआ है, 6000 to 8000। तो 6000 to 8000 जो है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है किस चीज़ की, काओ डंग की, यानी कि कंबशन, कंप्लीट कंबशन होने के बाद 1 kg में जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो उस समय जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो है काओ डंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि है 6000 to 8000 kg या केजे में, जिसने दिया डोनेट करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, वुड। तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर 1 kg में वुड मैं लेती हूँ और उसको मैं कंबशन यानी कंबशन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हो रही है 17,000 to 22,000 क्या केजे या केजी में, कैलोरीफिक वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया है कोल, कोल की 25,000 to 33,000, पेट्रोल 45,000, कैरोसिन 45,000, उसके बाद डीजल 45,000, मीथेन 550,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000, बायोगैस 35,000 to 40,000, उसके बाद फिर हाइड्रोजन 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबकी कैलोरीफिक वैल्यू बता दी, दिख गया आपको सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, काओ डंग की, है ना। और सबसे ज़्यादा किसकी है, एलपीजी की है ना। तभी मैंने आपसे कहा था ना कि एलपीजी यूज़ करोगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी 1 kg बर्न करने में भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल का हमने अभी तक एडवांटेज पढ़े कि भाई बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या क्या चीज़ देता है, क्यों नेसेसरी है, राइट। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनके डिसएडवांटेज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। The increasing fuel consumption has
हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो जितना फ्यूल यूज़ करना है वो तो अच्छी बात है, आप अपने काम के लिए यूज़ करना है, बट जब वो अननेसेसरीली यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या आपके एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, ठीक है। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड और कोल पेट्रोलियम रिलीज अनबर्नड कार्बन। ये कैसा कार्बन रिलीज करते हैं? अनबर्नड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये येलो बॉक्स दिया है, इसको आप रीड कर लेते हैं। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। यानी कि पुराने समय में भी जो वुड था उसको ऐसे यूज़ किया जाता कि भाई वही सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल था और वहीं वहाँ उसी को जलाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें जो वुड है वो किसने रिप्लेस कर दिया है? कोल और जो अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। In many rural parts of our country, people still use wood as fuel. आजकल जबकि बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ अभी तक जो लोग हैं वुड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी, बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। क्योंकि वो बहुत ही मतलब आराम से हमें मिल भी जाते हैं और इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती, सस्ते में हमारी सारा काम हो जाता है, राइट। हाउएवर बर्निंग ऑफ फ्यूल गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन जब आप कोल को या कोई भी प्रोडक्ट हो जब आप बर्न करते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस गैस, ठीक है। तो वो बहुत हार्मफुल हो जाता है। जो स्मोक होता है अगर वो ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं वो सीधे लंग्स में जाता है और उससे जो हमारी लंग्स होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि आपकी लंग्स में जो है वो हवा भर जाती है, जबकि हमारी लंग्स को वो हवा चाहिए नहीं, राइट। एंड उसकी वजह से आपको कभी बहुत ज़्यादा खांसी आती है। एंड सीरियस कंडीशंस क्या होता है, आपको हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता है अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं हमें इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं लाइक ऑक्सीजन, मेरी नाइस प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है जब ये गैस फैलती है तो इससे जो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, और क्या होता है हमें और ज़्यादा जो होती है प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, राइट। तो ये देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि जब वुड जो होता है आपका एज अ फ्यूल जलता है, जब आप कभी कभी क्या होता है ना विंटर्स में आपने देखा होगा अगर आप हिली साइड जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा लोग जो है वुड को जलाते हैं ताकि वो आग को सेक सके, राइट, उनको गर्म महसूस हो सके। लेकिन जब वही वुड जलता है तो आपके जो और पौधे होते हैं वो आपको बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस देते हैं, राइट। लेकिन जब वुड जलता है वो बहुत सारा कार्बन अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब जो है आपके ख़त्म हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये बचते ही नहीं हैं क्योंकि अब ज़्यादा मात्रा में तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है? Moreover, cutting of trees leads to deforestation, which is quite harmful to the environment, as you learned in class 7. आपने क्लास 7 में पढ़ा था ना चैप्टर जिसमें फॉरेस्ट एंड लाइफ वाइल्ड लाइफ, पता नहीं ऐसा ही चैप्टर था वो। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब फॉरेस्ट जो होते हैं कटिंग की जाती है फॉरेस्ट की तो उससे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है, राइट। एफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट करना ट्रीज, और डिफॉरेस्टेशन यानी कि काटना। तो आप वुड जला रहे हैं ऑब्वियसली, तो उसके लिए तो ट्रीज चाहिए होंगे क्योंकि ट्रीज के पास ही तो वुड होती है, राइट। अब यहाँ पे देखो, और उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं क्योंकि आपको तो पता है कि ट्रीज के कितने सारे फ़ायदे हैं, अगर हम उन्हीं को काट रहे हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? Release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. और ये जो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं ना जब आपकी लंग्स में जाते हैं तो आपको क्या बीमारी दे देते हैं? वो होती है अस्थमा बीमारी, जो कि बहुत ही ख़राब होती है, राइट।
अब देखो, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोक्साइड गैस। कार्बन मोनोक्साइड गैस ये प्रोवाइड करते हैं जब ये फ्यूल बर्न करे जाते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि जब इनका पूरा कंबशन नहीं होता। कंबशन कब पूरा होता है? जब उसमें ऑक्सीजन भी हो, फ्यूल हो और हीट प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, जब अनबर्न कंबशन होता है, भाई थोड़ा सा आग जलाई फिर बंद कर दी, बुझा दी, क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोक्साइड गैस। दिस इज़ वेरी पॉइजनस गैस। और ये जो गैस होती है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन द क्लोज रूम। अगर आप कोल को जला रहे हैं क्लोज्ड रूम में, यानी कि पूरा चारों तरफ से बंद है, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद हैं और आप कोल को जला रहे, then what happens? The carbon monoxide gas produced can kill the person sleeping in that room. जो लोग वहाँ उस रूम में सो रहे हैं उनको लग रहा है कि भाई अच्छी गरम गरम हवा आ रही है, आराम से हम लोग सो भी रहे हैं, लेकिन दरवाजे खिड़की सब बंद है, तो क्या होगा? गैस को कहीं बाहर जाने का तो चारा तो मिलेगा नहीं। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जितना ऑक्सीजन उस कमरे में था वो सब तो कैप्चर हो चुका है कार्बन मोनोक्साइड गैस के द्वारा। तो अब बस वही गैस रही है वहाँ पे। और वो गैस कितनी हार्मफुल है, जब हम उसे लगातार इनहेल करे जा रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमें ऑक्सीजन तो कहीं से कहीं तक मिल नहीं रहा है, हमारे जो ब्लड है उसमें भी वही वाली गैस मिक्स हो रही है और इससे क्या हो रहा है? पर्सन की डेथ हो जा रही है। ओ सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन द रूम विद बर्निंग ऑफ, क्या लिखा है? सिमुलडेरिंग कोल फायर इन इट। यानी कि जब आपकी कोल में फायर जल रही है उस समय आपको नहीं सोना है, अच्छी तरह उसको बुझा देना है या खिड़की दरवाजे खोल के सोना है। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन भी अंदर आएगी और साथ में जो कार्बन मोनोक्साइड गैस है वो भी बाहर को जाएगी, ठीक है। अब थर्ड रीजन क्या है? कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन और डाइऑक्साइड गैस, carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. कैसे होती है ग्लोबल वार्मिंग डियर स्टूडेंट्स? देखो क्या होता है, आपकी जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना वो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब वगैरह। मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग समझाती हूँ। ये आपकी अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या लगा रहता है? ओजोन की लेयर लगी होती है, राइट। और जो आपका सन यहाँ पे है वो हीट रेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपकी यहाँ पे जाती तो है लेकिन रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। लेकिन जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं आपके अर्थ के चारों तरफ, ये क्या करती हैं? ये इस गैस को ट्रैप कर लेती है और इनको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। यानी कि ये गैस उस सनलाइट को लगातार हमारी अर्थ में ही छोड़ती रहती है, जिससे कि क्या होता है? हमारी अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और ये कौन कौन सी गैसों से होता है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रिय गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है उससे होता है। साथ में मीथेन जो है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है। और भी बहुत सारी आपकी गैस हैं जो कि ये सब इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। कार्बन मोनोक्साइड गैस ये भी बहुत खतरनाक है। तो ये गैस क्या करनी है? पर्टिकुलरली जो आपकी अर्थ है वहाँ जब सनरेज पहुँचती है तो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती जाती है, जिससे कि क्या होता है? हमारे सन में एकदम लिमिटेड अमाउंट की हीट पड़ती है। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैस हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा आ जाती हैं तो क्या होता है? हमारा ये जो सन है वो लाइट तो छोड़ रहा है, वो हीट भी छोड़ रहा है, लेकिन वो हीट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। वो जो गैस है वो उनको ट्रैप कर ले रही है हीट को, और वो लगातार वही हीट हमारी अर्थ में छोड़े जाती है। तो इससे क्या होता है? हमारी अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और ये जो होता है इस पूरे इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे क्या है हमारा? ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स which leads to rise of sea level, causing flood in coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently सबमर्ज्ड और अंडर द वाटर, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे रिजल्ट करती है, जैसे हमारे जो ग्लेशियर है आजकल मेल्ट हो जा रहे हैं या ग्लेशियर नीचे से गिर जा रहे हैं। क्यों? और क्योंकि उससे बाढ़ भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि
ग्रीन हाउस इफेक्ट वही आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि सन की जो हीट है वो ज़्यादा पहुँच रही है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही वापस, वो वहीं पे ट्रैप होके वापस सनलाइट की जैसा दे रही है नीचे। और क्या हो सकता है इसमें, जब हमारा जो ये उत्तराखंड का रीजन है ये यूजुअली क्या रहता है, कोल्ड रहता है, लेकिन ये बहुत हॉट होने लग गया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो अब हमारा चौथा रीजन क्या आता है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बर्निंग ऑफ कोल और डीजल क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये जो होती है बहुत ही ज़्यादा गंदी गैस होती है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत पॉइजनस गैस, और बहुत ही कोरोसिव होती है, मतलब इसका नेचर भी बहुत गंदा होता है। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखी होगी ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये होती है। कौन सी गैस आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इससे क्या होता है, मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैशियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जब पेट्रोल इंजन ऑफ होते हैं तो वो क्या देते हैं, गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ क्या, नाइट्रोजन का। और ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी एसिड रेन का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर फ्रॉम डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, इन इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल। अब देखो ये जो एसिड रेन की बात आ रही है, सबने ताजमहल तो देखा ही होगा। ताजमहल जो था पुराने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा चमका करता था, उसकी अलग ही बात होती थी, सब लोग वहाँ जाते थे, बहुत ही चमकदार था मतलब ताजमहल पहले से। लेकिन अब ताजमहल को क्या हो गया, अब ताजमहल में पीला रंग क्यों चढ़ गया, क्योंकि ये एसिड रेन हुई। ये एसिड रेन ने जो मार्बल जिससे बना होता है उसको डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से आज ताजमहल की भी उतनी चमक नहीं रही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, the use of diesel and petrol as fuel in automobile is being replaced by CNG compressed natural gas। जो आजकल डीजल और पेट्रोल यूज हो रहे हैं ना एज अ फ्यूल में इन ऑटोमोबाइल्स इन भी, ये किससे रिप्लेस्ड हो गए, CNG यानी कि compressed natural gas, बिकॉज CNG प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल प्रोडक्ट। CNG भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स मतलब देती है, लेकिन क्या होता है, सीएनजी कम अमाउंट में देती है। सीएनजी ऐसी नहीं है कि भाई पेट्रोल इतना ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट देता है, बाहर से इतनी काला काला धुआं आता है, लेकिन सीएनजी अगर आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं तो इतनी हार्मफुल नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल्स। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिकॉज CNG प्रोड्यूस लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, CNG इज क्लीनर फ्यूल, यानी कि CNG इतना खतरनाक फ्यूल है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर जो है हमारा, क्या नाम है इसका, कंबशन एंड फ्लेम, ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं इसके कीवर्ड्स वगैरह भी हैं, इसके कुछ कीवर्ड्स वगैरह फटाफट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करें। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स में सबसे पहले आपको क्या दिया है, एसिड रेन दिया। अभी अभी हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा कि जब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप कोई और गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो जो भी आपकी गंदी गैस होती है, राइट, तो क्या होता है जब ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, क्योंकि जो आपका पेट्रोल होता है जब इंजन ऑफ होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, राइट। और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिक्स होते हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस होती है, हमें एसिड रेन मिलती है, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, व्हेन ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर and forms acid, such rain is called acid rain। ऐसी जो बारिशें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना सा उतारना है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि बहुत इजी सा है। कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे दिया होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या दिया है आपको पता ही होगा वैसे भी। कैलोरीफिक वैल्यू, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel, it is called calorific value। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू भी हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कौन सा कीवर्ड है, कंबशन। कंबशन क्या होता है, सबको पता होगा, ये तो बहुत ही इजी सा है ना कंबशन। देखो कंबशन का भी मैं पूरी प्योर डेफिनेशन बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, A
chemical process in which the substance react with oxygen to give off heat is called combustion. ऐसी प्रोसेस जिसमें जो आपका सब्सटेंस जो फ्यूल होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर सके। ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे क्या दिया है, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन तो आपको यहीं पे दिया था, क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया है ना आपको, ये देखो, कटिंग ऑफ ट्रीज लीड टू डिफॉरेस्टेशन व्हेन ट्रीज आर कट इन लार्ज अमाउंट। आप इस डेफिनेशन को लिख लो, व्हेन ट्रीज आर कटेड इन लार्ज अमाउंट सो दे आर द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कटेड मत लिखना, कट ही लिखना, क्योंकि कट ही होता है, वर्ब की 3 फॉर्म्स कट की कटी होती है। तो इसमें आएगा व्हेन ट्रीज आर कट इन लार्ज अमाउंट इट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्लोजन। तो आपने एक्सप्लोजन भी पढ़ा था ना, एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पढ़ा था ना आप सबने, यहाँ पे लिखा होगा आपका एक्सप्लोजन। अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो ध्यान से पढ़े हैं तो पता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग कोई भी चीज़ कंबशन करते हैं, ठीक है बेटा, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी हाई अमाउंट ऑफ गैस जो है प्रोड्यूस होती है। जिस रिएक्शन में हाई अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है, ऐसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एक्सप्लोजन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। अब देखो हम लोग ये बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, जनरली फायर वर्क्स फेस्टिवल दीज डे व्हेन क्रेकर्स आर लाइटेड। तो क्या होता है, एक सडन अमाउंट ऑफ हीट आती है, एक सडन अमाउंट ऑफ साउंड आती है, और एक सडन अमाउंट ऑफ आपकी गैस आती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती है ना आपकी इस रिएक्शन जब कंबशन होता है तभी इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। यहाँ पे भी पढ़ा था, राइट। तो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फ्लेम क्या होता है सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर डेफिनेशन के लिए पढ़ते हैं पेज नंबर 1 में। ये देखो, फ्लेम इज समथिंग विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन। ओके, कंबशन करते समय क्या होता है, कभी कभी तो हीट प्रोड्यूस होती है, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन कभी क्या होता है, कभी कभी आपका फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है, राइट। कैंडल जब बर्न होती है तो आपकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे आपको दिया होगा वैसे फ्लेम का, ठीक है। ये चैप्टर ही पूरा फ्लेम से रिलेटेड है, आई होप दैट फ्लेम की डेफिनेशन और दी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं कहीं आपको फ्लेम की डेफिनेशन दी है, तो यहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है। तो फ्लेम बेसिकली कुछ नहीं होता है, कंबशन करते समय कभी कभी क्या होता है, आपकी सडन लाइट जैसी आ जाती है, तो इसको फ्लेम कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखो, इलेवेंथ पेज में मैं आ गई हूँ फिर से। अब यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर definition, something which extinguish fire is called fire extinguisher. Fire extinguisher तो आपके बहुत सारे होते हैं, राइट। वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर की अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे दी गई है डियर स्टूडेंट्स। ये देखो, ये वाला जो है ना पूरा येलो बॉक्स से पूरा अच्छी तरह पढ़ लेना, यहीं पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर की जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो 11th वाले पेज में नेक्स्ट कीवर्ड क्या दिया है, फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल आपकी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप बर्न करते हो और आपको कंबशन मिलता है, उसके बाद उसी से आपका हीट एंड लाइट बाकी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो ये देखो, फ्यूल की तो डेफिनेशन यहीं पे दी है, ये देखो, The source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuel. ठीक है, तो आप बेसिकली द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर कॉल्ड फ्यूल। बस इतना सा भी लिख दोगे तब भी टीचर मार्क्स दे देंगे। अब आ जाओ यहाँ पे 11 यहाँ पे क्या पे है,
यहाँ पे है हमारा फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है, यहीं पे हमने पढ़ा है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कि भाई फ्यूल कितना हीट दे रहा है ना। मतलब फ्यूलों में भी कंपटीशन होता है कि भाई ये ज़्यादा हीट दे रहा है या वो ज़्यादा हीट दे रहा है, ठीक है। तो अलग अलग फ्यूल होते हैं, अलग अलग हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो वही हमारा फ्यूल एफिशिएंसी कहलाता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल का भी डेफिनेशन यहीं पे दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कैन कुड बी कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल इज समथिंग विच fulfill our most of the requirement that we can say that this is my ideal fuel or that is my ideal fuel, okay। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, ignition temperature, the lowest temperature in which the substance is heated to to have a combustion, तो उसको हम ignition temperature कहते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या है, inflammable substances, the substances when we burn substances, when they produce flame, these types of substances are called inflammable substances। तो यहाँ पे हमने ये भी पूरा पढ़ लिया डी स्टूडेंट। तो आज हमने कर लिए कीवर्ड सारे इस चैप्टर के। कल हम लेके आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज कंबशन और फ्लेम का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, जब हमने पूरा चैप्टर करा है। सिर्फ 4 पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद 5वां पार्ट आपका कंबशन एंड फ्लेम का आ जाएगा, जिसमें आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस फाइंड आउट करने में मुश्किल आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में दबाना है। वहाँ पे आपको क्लास 8 साइंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपका कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर है, उसके भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली कि आप मेरे को कमेंट में बताओ, वो आपको मेरे को कमेंट में बतानी है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I hope that you like it and enjoy our video. Thank you so much.